बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन आज का जो हमारा सवाल है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्या आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप में एतमाद है? ये हमारा आज का सवाल है, हाँ या ना। और थोड़ा सा इसको प्रोब करेंगे कि भाई किस वजह से और क्या चीज़ आपको वो एतमाद देती है, बहाल करती है। क्योंकि हमारा आज का सब्जेक्ट है जी कि एहसास कमतरी कैसे होता है। आप अक्सर लोगों को देखें, उनके पास बहुत सारा माल, दौलत, शोहरत, दुनिया की हर नेमत से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होगा। बहुत खूबसूरत होंगे, अच्छे बड़े घर में रहते होंगे, पैसे की कोई तंगी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद जिसको हम बार बार कहते हैं कि इनसिक्योर होंगे, ज़रा सी बात पे लड़ेंगे। अगर दो लोग, उनके ही दोस्त, उनसे अलग होकर बात कर रहे होंगे तो जहन में ये ख्याल आएगा कि ये ज़रूर मेरी बुराई कर रहे हैं या ज़रूर मेरे बारे में कोई साजिश हो रही है। यही मामलात हम घरों में देखते हैं। सास बहू की जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, बहन भाइयों की जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि जी दूसरे की फेवर की जा रही है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है या मेरे खिलाफ कोई बात की जा रही है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एहसास कमतरी की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। और इसकी एक बड़ी वजह, बल्कि इसकी वाहिद वजह सिर्फ यही है कि हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। हम बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आपके सामने लेके आते हैं जो अचीवर्स हैं। इनको ये तमाम अचीवमेंट्स इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये इनका पैशन है, इनको इसमें मज़ा आता है। लेकिन मुझे यकीन है कि इनमें से अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिनको इनके वालिदैन ये पुश करके कहते हैं कि भाई तुम आगे निकलोगे, फर्स्ट आओगे तो दुनिया तुम्हें पसंद करेगी। ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है ना कि दुनिया को हमें पसंद करना है, लोग हमारी तारीफ़ करें, इस रेस में हम अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप को पसंद करना छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि बहुत खूबसूरत तरीन लोग होंगे, बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, आप अक्सर उनको कहेंगे यार तुम्हें क्यों कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम्हें क्यों लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। ये एहसास कमतरी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आता है कि आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। आज इस बारे में बात करेंगे, खुसूसन इसलिए भी क्योंकि एहसास कमतरी में हम अक्सर देखते हैं कि लोगों से अपने आप को हम मुआवजा करते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और ये हमें मज़ीद एक ऐसे डाउनहिल ले जाता है जिससे रुकने का कोई सवाल नहीं होता। जैसे आप पहाड़ पे से लुढ़कना शुरू करते हैं ना, तो जब तक आप फिर नीचे गिरेंगे नहीं, उस वक्त तक ये रेस रुकती नहीं है। इस पे जी हमने बात करनी है। आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है, उनकी आप बीती भी सुनेंगे, उनकी स्टोरीज़ भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज सबसे पहले इंट्रोड्यूस अगर मैं आपसे करूँ, आयशा अदील ख़ान। आयशा की हिस्ट्री है जी एक आज नेटवर्क के साथ, हमारे पहले भी मॉर्निंग शोज़ होते रहे तो आप इनको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के वाले से देखते रहे। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, शी इज़ नाउ ऑल्सो फोकस्ड इनटू सिंगिंग। इसके अलावा मोटिवेशनल टॉक्स भी देती हैं। सो दिस इज अ सब्जेक्ट आई वुड रियली वांट टू ब्रिंग अप विद हर। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं समबडी वी सी खबर से बाखबर रहने के लिए हर रोज़, और इनका पैशन है जी न्यूज़ रीडिंग एंड न्यूज़ एंकरिंग। इस वजह से खबर पर नज़र भी होती है और डेवलपमेंट्स का भी पता होता है। लेकिन आज इनसे बात करेंगे कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम। थैंक यू ज़ारा फॉर बीइंग हियर। सारा, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हर जो मीडिया पर्सनालिटी है उसका एक सफ़र है, एक सफ़र स्ट्रगल का भी होता है, यानी अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी और उर्दू वाला भी दोनों। तो जो अंग्रेज़ी वाला सफ़र था वो तुम्हारा कैसा था? यानी आई एम श्योर कि व्हेन यू वर ट्राइंग टू मेक योर वे तो फेलियर भी हुआ होगा, रिजेक्शन भी हुई होगी, आपकी तमाम तर इनसिक्योरिटीज़ ऐसे लम्हों में आगे आ जाती हैं। उससे कैसे डील किया या उससे कैसे फाइट की? अच्छा सिद्रा, कोई भी काम आसान नहीं होता, ये तो आपको अपने आप को रियलाइज़ करवाना ही होगा। हम अक्सर देखते हैं ना कि कोई इंसान एक पोजीशन पर है, अच्छा हम उसको देखते हैं कि आप ये नहीं सोचते कि वो किस तरह वहाँ पे पहुँचा होगा, उसने स्ट्रगल की होगी। तो आपने सबसे पहले अपने आप को ये रियलाइज़ कराना है कि कुछ भी आसान नहीं है, आपको हार्डशिप फेस करनी है, आपको सफ़र करना है। और उसके साथ साथ जब आप वो उस रास्ते पे चल रहे हैं, शुरू में आपको डीमोटिवेट भी करते हैं लोग, तो उसमें आपको अपने आप को ये समझाना है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। आप अपना गोल देखें, और गोल अचीव करना हमेशा मुश्किल होता है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम कॉन्शियस हों, यानी जिससे हम इनसिक्योर हों और उस बात को हाईलाइट किया जाए। हमारे फील्ड में तो बहुत होता है, हम कैमरे पे देखे, ओहो कितनी मोटी आ रही हो, ये रंग तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। यानी चीज़ अगर आप है कि आपका
जोर से पंच करते हैं, ऐसे सिचुएशंस को कैसे डील किया जा रहा है? इसमें भी इग्नोर करना सीखना चाहिए आपको। शट अप कॉल तो थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाएगा लेकिन वो देनी पड़ती है आपको। और दूसरा ये कि आप ये सोचें कि यार मैं ऑन एयर हो गई हूँ ना, अब मेरा ऑडिशन तो नहीं हो रहा, मेरी ट्रेनिंग तो नहीं हो रही, आई एम ऑन एयर। उस पर आप इम्प्रूव करें लेकिन अपने आप से कंपैरिजन करें। दूसरों की राय मैटर करती है इस हद तक कि आप उसको और बेहतर बनाएं, अपने आप को और बेहतर बनाएं। उसको आप अपने लिए नेगेटिविटी के तौर पे इस्तेमाल ना करें, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें। आपके लिए क्या बेहतर है वो अपने इर्द गिर्द के लोग जो आपके लिए मैटर करते हैं, आपको पता है कि हाँ इनकी राय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और ये मुझे सही राय देंगे, इनसे आप पूछें। 100 आने की बात, 16 आने खरी बात ये है कि हर एक की राय भी इम्पोर्टेंट नहीं होती, हर एक से राय लेनी भी नहीं चाहिए। अच्छा आयशा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है आपके, वो तब्दीली कई लोग कहते हैं ना कि हर ज़िंदगी में जो काम होता है वो किसी ना किसी अल्लाह ताला की मसलहत की वजह से होता है। बेशक। क्या मसलहत आपको लगती है, या इस वक्त अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए या आपकी ज़िंदगी में जो बीता है उसको अंडरस्टैंड करते हुए किस पॉइंट पे हो? मैं चाहूँगी कि आप खुद ही लोगों को बताओ कि हुआ क्या था, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेयर इट फ्रॉम यू। 1.5 साल तकरीबन पहले सितंबर में मेरी इंजरी हुई थी, आई हैड एन एक्सीडेंट। और उसके बाद सिलसिला चला, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी तो काफ़ी डेंजरस होती है और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है और आपका ये होता है कि आप चल नहीं पाएंगे लाइफ टाइम। उसमें एक कंप्लीट इंजरी भी होती है और इनकम्प्लीट भी होती है। तो आई हैव अल्लाह का शुक्र इनकम्प्लीट, आई हैव अ होप समडे मे बी आई विल बी एबल टू वॉक। तो शुरू में मैंने नहीं लिया सीरियस, मुझे नहीं पता, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की मदद है कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ फेस कैसे कर ली। और आप बिलीव करें मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई थी, शायद मैं चाह रही थी मेरे व्यूअर्स भी इनकी तस्वीरें देखें। आयशा इज़ अ वाइब्रेंट पर्सन, इनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो शी हैज़ ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, यानी जो डिज़ाइनिंग ये करती हैं वो इनका पैशन है। बच्चे माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट, ज़िंदगी खूबसूरत तरीन। लेकिन एक लम्हे में ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, जब हम कहते हैं ना एहसास कमतरी या इनसिक्योर होना, कई चीज़ें इनबिल्ट नहीं होती हैं आपके साथ, यानी हमेशा से ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी। अचानक कोई ऐसा वाक़या भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी से कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दे। सो आयशा की पिक्चर्स आपके सामने हैं, अ वाइब्रेंट लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, और अचानक आपको पता चले एंड इट वाज शी स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स, सीढ़ियों से फिसल गई थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई जो कि पार्शियल इंजरी थी, लेकिन ज़िंदगी को बदल दिया। यानी जिस तरह कहते हैं ना कि बिल्कुल इट जस्ट टर्न 180 डिग्रीज, यानी अचानक आपसे कहे कि अब आप हो सकता है ज़िंदगी में कभी चलें लेकिन अभी देखने के लिए आप नहीं चल पाएंगी। सो टू एब्जॉर्ब दैट, टू पिक योर सेल्फ अप अगेन, तो इनको हम यहाँ पे बुला के स्पेशली आपसे मिलवाना चाहते थे कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको इनसिक्योर नहीं कर सकती जब तक आप खुद उसको वो वैल्यू ना दें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है तो अपनी अटेंशन को किसी और तरफ लेके जाएं। लेकिन आयशा, ये कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? आप बनाने को मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पे खुद ही, इंसान का जो दिमाग है ना वो सिर्फ वो खुद ही उसको कंट्रोल कर सकता है। लोग सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन असल बात ये कि आप उनकी हेल्प कितनी ले रहे हैं, कितना आप उनके मशवरे सुन रहे हैं, क्योंकि हर कोई कहेगा नहीं नहीं ठीक है, आपकी तकलीफ़ आप खुद ही फील कर सकते हैं। और मैं पहले भी अक्सर कहती रही हूँ कि मुश्किल वक्त अगर आप पे आ गया है किसी भी किस्म का, किसी की जॉब नहीं है या कोई बीमारी है या घरेलू मसले हैं, कुछ भी फेस आपको करना है, मतलब आपको उसमें से गुजरना है। ये अब आप पे है कि आप उसको कितने आराम से गुजारते हैं, हंस के। अच्छा, गुजर वो जाएगा। जिस तरह किसी ने बहुत अच्छा कहा था ना कि एक बादशाह ने एक दाना शख्स से कहा कि मुझे कोई ऐसा जुमला या कोई बात बताओ जिसको जब मैं खुशी में देखूं तो मैं गमगीन हो जाऊं, और अगर मैं उसको गम के वक्त देखूं तो मेरे लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। तो उस दाना शख्स ने सिर्फ यही कहा था कि वो जुमला है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। ये मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कहते हैं, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन बस ये भी कहा जाता है ना कि जो मुश्किल वक्त होता है वो थोड़ा आहिस्ता गुजरता है, बहुत टफ होता है। मेरे पास भी बहुत टफ था। और मीनवाइल देखें, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ ये नहीं है कि आप चल नहीं सकते, पूरी बॉडी एसोसिएटेड होती है। बिल्कुल, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं अभी भी और मैं आगे भी करती रहूँगी।
मल्टीपल जो लोग मेडिकल से रिलेटेड है वो समझ सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाऊं आयशा लोगों के लिए, एक तो हमारा कंपैरिजन होता है ना, क्योंकि एहसास कंपनी में जो एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, मुआवजे की आदत है। हमारा ये एक नेशनल हॉबी है, फतूर है हमारे दिमाग का कि हम हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। आपके केस में अब आपकी ज़िंदगी के 2 अदवार हैं, यानी एक चोट लगने से पहले और एक इंजरी के बाद। आप कभी उसको कंपेयर करती हैं? आई फील लाइक आई एम मोर ब्लेस्ड नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अचीवर बाय माई ओन सेल्फ। मैं अपने आप को एक कामयाब शख्स महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जीत रही हूँ। मैं जितना लड़ रही हूँ ज़िंदगी से उतना मैं पावरफुल महसूस करती जा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं आम लोग नहीं हूँ। आई एम सर्वाइविंग अ लॉट। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करती हूँ। लाइक I feel more happy. Now every day is a blessing. वैसे तो हम रोज़ आपको कहते हैं ना कि आज का दिन आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है, या नया दिन है, नया शुरुआत है, लेकिन जब आप ऐसे किसी लाइफ थ्रेटनिंग एंड लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट से गुजरते हैं ना, आपको ज़िंदगी की कदरों कीमत बढ़ जाती है। लेकिन कमिंग बैक टू मुआजना, ज़रा आपको क्या लगता है यार, यानी हम तो अच्छे भले चंगे अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हमने खुद ही अपने आप को ये रोग लगाया हुआ है, उसके बाल ज़्यादा प्यारे हैं, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, उसकी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, उसकी शादी जल्दी हो गई है, उसके 2 बेटे हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है। क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि हम अपने से ऊपर वाले लोगों को हमेशा देखते हैं, अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। वो कहते हैं ना कि इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है और ख़ुद ही सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो आपको ख़ुद को रियलाइज़ करवाना है, क्योंकि ये एक बीमारी भी बन सकती है। आप ये सोचते रहें कि हाँ मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये चाहिए, और वो मुझे अच्छा है, तफरी खत्म हो जाती है ना। फिर आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चोरी करने से भी नहीं कतराते, आप रिश्वत लेने से भी नहीं कतराते, क्योंकि आपका एम सिर्फ और सिर्फ अमीर होना है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम इसको नफ्सियाती इसका पहलू भी देखेंगे कि किन लोगों में आप ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा देखते हैं, वालिदैन को अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत कैसी करनी चाहिए ताकि वो कम में भी खुश रहना सीखें, ज़िंदगी की जो उनके पास नेमतें हैं उस पर शुक्रगुजार हों, रादर देन कि वो इस रेस में पड़ जाएं और एहसास कमतरी में मुब्तला हों। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि एहसास कमतरी आपके ख्याल में किन वजूहात की वजह से होती है। यहाँ पे कहा गया कि खुद ही मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन क्या ख़वातीन ही ख़वातीन की सबसे बड़ी दुश्मन है और एक दूसरे को एहसास कमतरी में मुब्तला करती हैं? दैट्स आवर टॉपिक टुडे। स्टे विद अस, विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं हम एहसास कमतरी या इनसिक्योरिटीज़ के हवाले से। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको इनसिक्योर करती हैं? क्या ये आपकी पर्सनालिटी का अपना एक फ्लॉ होता है, आपकी अपब्रिंगिंग होती है, या फिर लोगों का रवैया होता है जिसकी वजह से आप एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं? हमारे साथ अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हिना ने, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और इनसे मैं यही जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर हिना, एहसास कमतरी क्यों होता है कुछ लोगों में? ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिसको कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर, के सम पीपल आर बोर्न दैट वे, या ये सिर्फ और सिर्फ आपके इर्द गिर्द के लोगों का रवैया, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस लाइफ के, उसकी वजह से आप इनसिक्योर होते हैं? देखिए, अगर इसको इस तरह से लें, फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान एहसास कमतरी की फीलिंग को एक्सपीरियंस करता है। सही। लेकिन जो उसमें सबसे मेजर फैक्टर है वो बेसिकली कंपैरिजन है, कि जब आप अपने आप को मुख्तलिफ लोगों से जो कि आपको लगता है कि आपसे बेहतर हैं, या आप उनको वो करते हुए देखते हैं जो आप नहीं कर पा रहे होते, और आप चाहते हैं, आपकी ये आइडियल होता है सेल्फ कि मैं भी उस लेवल पे हूँ, तो उस कंपैरिजन की वजह से इस तरह की फीलिंग्स जनरेट होती हैं जिससे कोई पर्सन अपनी सेल्फ को रेट करना शुरू करता है। अगर इसको मैं मज़ीद डीप जाऊँ डॉक्टर हिना, ये बात तो अभी हम आपके आने से पहले भी कर रहे थे कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही आपने एक दूसरे को कंपेयर करना शुरू किया, आपको कहीं ना कहीं उस कसौटी में अपने आप कम लगने लगे। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये कंपैरिजन इंसान बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारी है कि हम कंपेयर करते हैं, या ये एक लर्न बिहेवियर है? वो मेरी हमेशा से स्ट्रगल रहती है कि भाई किसी बच्चे को ये कैसे पता चला कि उसका रंग कम है, या एक बच्ची को आप कह रहे हैं कि तुम्हारे बाल ज़्यादा प्यारे नहीं है, तुम्हारी बहन के बाल ज़्यादा प्यारे हैं। तो ये मुआवजा किसी ने किया
तो आपके जहन में वो बीज डाला या ये हम खुद भी कर सकते हैं? देखिए, कहा जाता है कि जिस वक्त एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका जो जहन होता है वो बिल्कुल एक वाइट पेपर की मानंद होता है, राइट। उसकी जो लर्निंग्स जो सबसे पहले इनिशिएट होती हैं वो अपने बहुत ही करीबी बॉन्डिंग, जिसे आप कहते हैं पेरेंट्स सबसे पहले, या फैमिली मेंबर्स, उनके थ्रू होती हैं। वो अपने इर्द गिर्द जो होता हुआ देखते हैं, जो होता हुआ सुनते हैं, जिस तरह से उन्हें चीजें कम्युनिकेट की जाती हैं, उस क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन है, बिल्कुल उस बेसिस पे उनके एक्सपीरियंसेस जनरेट होना शुरू होते हैं। तो बात जो बाय डिफॉल्ट की है उसमें किसी हद तक ये बात तो शामिल है कि आपकी इंसान की फितरत में शामिल है कि वो हमेशा अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से अप्रूवल चाहता है। सही। कोई भी इंसान कभी रिजेक्ट होना नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन जो बात एक्सपीरियंसेस की है उसमें भी ये होता है कि हर किसी के अपने टेम्परामेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे बहुत हसास होते हैं। आप अगर बहन भाइयों में ही देखें तो आपको मुख्तलिफ फ्लेवर्स मिलते हैं। मुझे ये बात मैं चाहती थी कि इसको जरूर हम उठाएं कि हम अक्सर कहते हैं ना लोगों को, ओ हो तुम एहसास कमतरी का शिकार हो रही है, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसा सोचना चाहिए। अगर हम जो नई नस्ल हमारे इर्द गिर्द है, जो छोटे बच्चे हैं, कभी आप देखें कि उनके जहनों में आप क्या चीज़ डाल रहे हैं। हम किसी शादी या तकरीब में लेके जाते हैं, वहाँ हम लोगों को कंपेयर करते हैं। जब वो बच्चा स्कूल से वापस आता है उसका रिजल्ट हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इनसिक्योरिटीज़ आपके यहाँ इन डिफ़ॉल्ट हैं, आप उसका जहन ट्रेन करते हैं इनसिक्योरिटीज़ के लिए। एक बच्ची है, उसको एहसास है कि जी वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो एक ऐसी जगह ब्याह कर जाती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि तुम्हारा जो मैका है वो बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं है। तो ये कंपैरिजन आपने सीड किया और इससे किस तरह निकला जाए इस पर भी हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल ट्रांसफर हो रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जरा सा वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिएगा कॉल का। मैम क्या कहना चाहेंगी? जी मैं एहसास कमतरी के बारे में बात करना चाहती थी। यही एहसास कमतरी अगर बच्चों में हो जाए तो उसे कैसे दूर? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मेरी टीम से रिक्वेस्ट होगी कि वॉल्यूम बढ़ा दें प्लीज इनकी आवाज का। जी मैम, नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिरा आदिल बात कर रही हूँ कराची से। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा पॉजिटिव मौजू लिया आपने, थैंक यू। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दीन से बिलोंग करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला हमें कदम कदम पे ऐसी तालीमात दे रहा होता है कि इंसान ना ही एहसास कमतरी का शिकार हो, ना ही एहसास बरतरी का शिकार हो। बिल्कुल। यानी वो तालीमात के लाइन अगर तुम लाज़ीदन्नकुम कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। बिल्कुल। यानी जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी हैं तो हम उनसे इस्तिफादा भी उठाएं और उन पर शुक्र भी अदा करें अल्लाह का। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उसी में हमें मज़ीद तरक्की दे रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेकिन हसद करना भी तो इंसान की फितरत है ना। यानी दीन तो ये कहता है आप रश्क जरूर करें, दूसरे की नेमत को देख के अल्लाह ताला से वो ही नेमत अपने लिए मांगे, लेकिन हम हसद में भी तो मुब्तला हो जाते हैं। उसके लिए क्या कहेंगी? जी, रश्क अलग चीज है और हसद अलग चीज है जी। यानी अगर कोई नेमत हम दूसरे फर्द के पास देखते हैं, हम खुद उससे महरूम हैं, तो हम उस नेमत को हासिल करने की ख्वाहिश तो करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो जेलिसी वाली चीज, उससे तो कुरान ही हमें कितना कभी फेल करार देता है हसद को। सूरह हुजरात में कि गोया तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। हसद करना ऐसा है, यानी हमें कराहियत दिलाता है उस अमल से, लेकिन नेमत की तमन्ना करना वो गलत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपका मैसेज बहुत ही खूबसूरत है। ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि अगर कोई शख्स इनसिक्योर हो, हम डिस्कार्ड लेबल भी तो कर देते हैं ना कि यार ये बड़ा ही कोई इनसिक्योर एहसास कमतरी में मुब्तला शख्स है, क्या वो बेहतर हो सकता है तुम्हारे ख्याल में? किस तरह अपने ऊपर काम करके अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? अगर हम वाकई चाहते हैं कि वो इंसान एहसास कमतरी का शिकार ना हो मज़ीद, क्योंकि अक्सर लोग कह के निकल जाते हैं बात, उसकी हेल्प नहीं करते, उसको ये नहीं बताते कि यार तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं, उसको ये नहीं बताते कि बी पॉजिटिव, उसको और फील कराते हैं कि अच्छा तुम हो ही ऐसे, और वो बेचारा पता नहीं अपने आप से रोज़ जंग लड़ता हो, वो सोसाइटी के ताने सुनता हो, बेशक उसमें हों कुछ प्रॉब्लम उसके साथ हो, लेकिन आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं लड़ पाते हैं अपने हालात से, जो नहीं अपने आप को ये रियलाइज़ करवा पाते कि मेरे अंदर कुछ कमी है तो मेरे अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी होगी, मुझे उस पॉजिटिविटी को देखना है। लेकिन ज़रा नफ्सियाती पहलू से अगर देखा जाए, कभी कभार जो हमारी अपनी कमियां होती हैं, हम उसको एक लफ्ज़ जैसे साइकोलॉजी में कहते हैं प्रोजेक्शन,
आप दूसरों पे अपनी खामियां प्रोजेक्ट करने लगते हैं ना। एक वो शख्स है जो एहसास कमतरी का शिकार है, विक्टिमहुड में है, तो चलो उसका हाथ पकड़ के उसकी मदद की। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो एहसास कमतरी का शिकार है, जो समझता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, उसके साथ बुरा रवैया कर रही है, उसकी पीठ पे खंजर घोंपना चाहती है, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरों की जिंदगी अजाब बना दे। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे शख्स के साथ क्या किया जाए आयशा, जो खामखा आके दूसरों को पिन कर रहा हो क्योंकि कमी उसके अंदर है, फील वो कर रहा है, लेकिन वो सबको मिजरेबल बना रहा है, बन जाता है। हाँ, नहीं, आई थिंक कोशिश पहले ये करनी चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा बेहतर फील करा सकें, उसको कोई वे आउट्स बता सकें जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। लेकिन एट द एंड ऑफ, मतलब आपको थोड़ा सा गेट रिड ऑफ, आप उससे छुटकारा पाना चाहेंगे तो इंसान को इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि दूसरे उसके साथ रहने में मुश्किल महसूस करने लगे। लेकिन ये कि छोड़ना भी नहीं चाहिए, आपके साथ बिलोंगिंग। अब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बाहर मुश्किल लोगों, जैसे हमारे मुश्किल लोग होते हैं, फैमिलीज में डील किया होगा, कोई एक शख्स है जिसकी पर्सनालिटी बहुत सेट हो गई है, वो गुस्से का तेज है, और फिर आप लोग कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड करो यार, देखो उसके बच्चे नहीं है तो शायद इस वजह से चिड़चिड़ापन है, उसकी शादी नहीं हुई या आज उसकी जॉब नहीं है तो चिड़चिड़ापन है, बहुत पहले पैसे थे अब थोड़े टाइम खराब हो गया है, तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वो शख्स सबको मिजरेबल बनाने पे तुला हुआ है तब क्या करना चाहिए? नहीं तो फिर हम यही कर सकते हैं ना, देखिए हमारी लाइफ भी फास्ट होती है, हमें भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो आप फाइनली फिर हम एक वक्त आता है कि उसको छोड़ना पड़ता है। सही, उसको उसके हाल पे छोड़ना पड़ता है। क्योंकि एक वाक़या छोटा सा मैं बयान करती हूँ कि एक बुजुर्ग थे, वहाँ पर एक बिच्छू जो था वो डूब रहा था पानी में, तो वो उसको बचाना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसको उठाया, तो उसने डंक मारा, तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने उसको उठाया, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दिया। तो एक और साहब साथ में थे, उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि बुजुर्ग आप ऐसा बार बार कर रहे हैं, वो बार बार आपको कर रहा है। तो वो कहते हैं कि ये मेरा फेल है इंसान का कि मैं बचाऊंगा, ये मेरी फितरत है, बिच्छू की फितरत है डंक मारना, मर रहा है लेकिन वो फितरत से बाज नहीं आ रहा, तो मैं कैसे अपनी फितरत से बाज आ जाऊं? तो मदद तो बेशक करनी, लेकिन एक वक्त में फिर आपको करना पड़ता है। डॉक्टर ना, ये मौजूद मैं आपके पास भी लाऊंगी, एक क्विक कॉलर ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के मौजूद के बारे में? रियाज खान बोल रहा हूँ, मंड कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? मैं मैडम ये कहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो बच्चे या जो भी इंसान है ऊंच और नीच तो होती है लाइफ में जी, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम, हेलो जी जी कहिए, आपकी बात हम सुन रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हम उसकी दिल आजारी ना करें कि नहीं जी आप ये हैं या ये हैं या ये हैं, नहीं, हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और आप आज बड़ा अच्छा मौजूद लेके आई हैं, क्योंकि अक्सर माए और अक्सर जो फैमिली ज्यादा होती है, जिस तरह 3-4 भाई साथ रहते हैं, तो एक भाई का अगर बेटा अच्छा पढ़ रहा है तो दूसरे जो बेटा होता है यानी दूसरे का कजन होता है, तो वो कहते हैं देखो इसको अच्छा पढ़ना आता है, तुम्हें नहीं आता, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए उसे। यानी वो जो एक ज़हीन शख्स फैमिली में होता है ना भाई, उसने सबकी जिंदगी अजाब की हुई होती है, उसकी वजह से ना सबको डांट पड़ती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कॉल करने का, और बिल्कुल सही बात है, जिंदगी उसने अजाब नहीं की होती जो बेचारा ज़हीन है। वो इर्द गिर्द के लोग जो बार बार ये कंपेयर करते रहते हैं, ये मुआवजा करते रहते हैं कि भाई वो भी उसी स्कूल में जाता है, वो कितना अच्छा पढ़ता है, आपकी अपनी जो खुदादाद सलाहियतें हैं उसको मध्यम कर देता है। डॉक्टर है ना, अगर कोई शख्स तुला हुआ हो अपनी इनसे, ये ना इट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प, हम सब समझते हैं कि उस शख्स को मदद की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे शख्स की मदद कैसे की जाए जब वो अपनी चिड़चिड़ाहट की वजह से, अपने गम और गुस्से की वजह से दूसरों को भी तकलीफ दे रहा हो? देखिए, बीइंग माहिर नफ्सियात, जो मेरी एक मशवरा है इसमें, ये हमें जब पता है कि इट्स बेसिकली अ क्राई फॉर हेल्प, जी, मुझे पता है कि उस शख्स के पास कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं है अच्छी पॉजिटिव जिसको वो एक्सप्रेस कर सके, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन करना कि वो हमारी बात को बहुत डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर ले और जैसे हम उसे आम लोगों की तरह समझाते हैं उसको समझ के वो अपने रवैयों को दुरुस्त कर ले, अगर वो ऐसा कर सकता होता तो शायद वो बिहेवियर्स आपको नजर ना आ रहे हो। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब इस तरह की स्टेट जिसे आप बात कर रही हैं ये सीवियर लेवल पर पहुंच जाती है, तो उस वक्त कोई ऐसा न्यूट्रल पर्सन ही हेल्प आउट कर सकता है जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके।
जहां उसे ये डर ना हो कि अगर मैं कोई बात कहूंगा तो मुझ पे फिर तनकीद की जाएगी या मुझे इस तरह से लेबलाइज किया जाएगा कि तुम्हारी तो यही ही आदत है। और यूजुअली हमारे जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो समझाने का अंदाज होता है वो समझाने से ज्यादा तनकीद बन जाता है। तो तनकीद किसी को भी, चाहे वो मजबत ही क्यों ना हो, पसंद नहीं होती। एक आप 3 साल के बच्चे को भी जब तनकीदी अंदाज में किसी चीज से रोकते हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि वो भी रिएक्ट करता है। तो जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है उसे इम्प्रूव करने की जरूरत होती है और ऐसे शख्स को सबसे पहले ये सेंस देने की जरूरत होती है कि आप वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, मुझे अपनी एक इम्पोर्टेंस है। दो मुझे तो नजर आते हैं ज़ाविया, एंड यू आर द एक्सपर्ट इन दैट, तो आप बता सकती हैं कि जब एक शख्स इनसिक्योर होता है तो उसके आप 2 रूप देखते हैं। एक वो जब वो बहुत गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, हेल्पलेस है, तो वो चीख कर, चिल्ला कर, बुरे अंदाज में अपने आप को एक्सप्रेस करके अपना गुस्सा निकालता है। दूसरा वो कि जब वो रोने धोने लग जाए और विक्टिमहुड में चला जाए, जहां उसको ये लगे कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है और वो वाकई मजलूम है यहाँ पे। तो इन दोनों सिचुएशंस में उसको डील करने का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए। नहीं, मैं आप देखिए, प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है लेकिन है वो दोनों में ही विक्टिम। सही, ठीक है। जिस वक्त वो चीख चिल्ला के गुस्से का इजहार कर रहा है जी, उस वक्त भी उसको सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि मेरा सिर्फ यही तरीका कार शायद मुझे इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करा सकता है। इसको मैं मजीद डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ हमें जाना पड़ रहा है। वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे कि एहसास कमतरी अगर आप फील कर रहे हैं या आपके घर में किसी को फील हो रही है तो उससे आप निकल कैसे सकते हैं? व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इट? सो स्टे विद अस फॉर दैट। शीरी मजारी बन एंड वेलकम बैक। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो ऑफ स्क्रीन गुफ्तगू होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आपकी कॉल्स भी आई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप अपने अंदर रियलाइज़ करें कि क्या कोई चीज़, अल्लाह मैंने ना बड़ा अच्छा रडार सिस्टम आपके अंदर लगाया हुआ है, इमोशंस। जब आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, बुरा फील कर रहे हैं, तो आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि आप अल्लाह की जो रहमत की बीम आ रही है ना, उससे अपने आप को खुद आपने हटा लिया। वो रहमत की बीम उसी तरह स्पॉटलाइट की तरह पड़ रही है, लेकिन आप उस स्पॉटलाइट से निकल के जरा साइड पे आ गए। तो वापस कैसे आया जाए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और आखिरी क्योंकि मिनट रह गए प्रोग्राम के, तो मैं ज़रूर अपने तमाम पैनलिस्ट से ये जानना चाहूँगी। सबसे पहले अगर डॉक्टर हिना आप ही से शुरुआत करूँ, हर कोई कहता है जी कोपिंग बताएं, हमें पता है हमें इस वक्त बहुत बुरा फील हो रहा है, बाल बुरे लग रहे हैं, दुनिया बुरी लग रही है, बच्चे बुरे लग रहे हैं, सब चीज़ें बुरी लग रही हैं, उस एहसास से अपने आप को निकालें कैसे? सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लें अपने आप को, ठीक है, इस तरह से कि चाहे मेरी कोई इनसिक्योरिटी भी है, इनसिक्योर होना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप इनसिक्योर नहीं होते तब तक आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है, मूव कैसे करना है, चाहिए क्या आपको। तो इनसिक्योर अगर है, ओके फाइन, एक्सेप्ट इट। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसे, तब आप इस लेवल पर आएंगे जहां आप वेज ढूंढ सकें कि आपको किस चीज को अप्रोच करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं, इस रियलिटी को समझें। हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, समझता है और अपने हिसाब से राय देता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसकी राय जो आपके बारे में है वो दुरुस्त हो, ठीक है, और उसको आप बिल्कुल अपने ऊपर लेबलाइज करके और फिर आप डिप्रेस होके बैठ जाएं। एंड लर्न टू लिव विद डिफरेंसेस में भी, जैसे अक्सर खवातीन ये कहती हैं कि जी हमारे सास से या अपने हस्बैंड से डिफरेंसेस हैं, तो आप उन डिफरेंसेस के बियॉन्ड भी एक दूसरे से, यानी जो सिमिलैरिटीज हैं उन पे भी तो फोकस कर सकते हैं ना। और आप तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पहले इस बात पे बिलीव कीजिए कि अगर आप बिलीव करते हैं कि कोई भी शय जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो वो बेमायनी नहीं है, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए मौजूद है। ये जरूर है कि उसका हर किसी का पर्पस अलग है। हो सकता है कि आपको जिस लिए भेजा गया है वो पर्पस डिफरेंट है, तो उस सलाहियत को ढूंढें अपने अंदर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसे आप एब्सोल्युटली लुक फॉर दैट हिडन टैलेंट इन योरसेल्फ। ज़ारा आप क्या करती हैं एंड व्हाट इज योर कोपिंग मैकेनिज्म इनसिक्योर फील कर रही हैं अगर? तो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि अगर कोई लेट्स सपोज कोई क्रिटिसाइज कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो मैं ये देखूंगी कि अच्छा ये सही बात कर रहा है या ये गलत बात कर रहा है। जैसे कि मेरे करियर के स्टार्ट में मुझे हेडलाइंस पढ़नी नहीं आती थी और मेरा बचपन से तो नहीं, यूनिवर्सिटी से ये शौक था कि मैं न्यूज़ एंकर बनूंगी। बचपन ही हुआ यूनिवर्सिटी। हाँ, आप सोच रहे होते ना आपने क्या करना है, तो मेरा एक पैशन था, मैंने ये ठान ली कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना ही बनना है। अब कैसे बना जाए उसके लिए ट्रेनिंग कर रही थी मैं।
ट्रेनिंग के दौरान मुझे बहुत लोगों ने डीमोटिवेट किया कि नहीं तुम नहीं बन सकती न्यूज़ एंकर, तुम्हें पढ़नी नहीं आती है, तुम हेडलाइंस ही नहीं पढ़ सकती, अच्छा सही नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है और तुम्हारा स्ट्रेसिंग पॉजेस सही नहीं है। मैंने कहा नहीं, इसने अगर ऐसा कहा है क्या वाकई ऐसा है, अब मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, जब मुझे शौक है मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, किसी की आवाज अच्छी नहीं थी, किसी का एक्सेंट अच्छा नहीं था, अपने आप को खुद पेप टॉक देनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई दोस्त, कोई थेरेपिस्ट, कोई एवेन्यू मौजूद नहीं है, अपने आप को खुद प्रेस कीजिए। आयशा, योर कॉल, आपने अपने आप को किस तरह, आई थिंक आपने यू फाउंड द थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ सिंगिंग। एक्चुअली इंजरी से पहले भी सिंगिंग का शौक था और ऐसे घर में थोड़ा बहुत जैमिंग कर लिया, भाई के साथ कर लिया, कराओके कर लिया, लेकिन घर से इजाज़त नहीं थी क्योंकि वो रेप्यूटेड मामला होता है कि सिंगिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड। हमारे खानदान में कभी किसी ने गाना नहीं गाया है, तो स्किल को दबा के रखा अंदर ही अंदर। जैसे कि मैं और ऑफ स्क्रीन बता रही थी कि एक औरत की जिंदगी जो है उसके घर के जो आदमी होते हैं वो बताते हैं कि गुजारना कैसा है। आफ्टर द इंजरी मुझे थोड़ी सी प्रिविलेज मिली कि मुझे खुश रखने के लिए इजाज़त दे दी गई, तो मैंने अपनी सिंगिंग स्टार्ट की है और मैंने एक कवर सॉन्ग किया है, लंबी जुदाई, हसन अली हाशमी ने कंपोज किया, उसमें लिरिक्स वगैरह भी चेंज हैं। तो उसके बाद अब मेरा करियर, मैंने यही सोचा है कि मैंने सिंगिंग ही करनी है, बिकॉज आई रियली डू लाइक अ सिंगिंग। ऐसा एक झटका लगता है ना आपको, तो आप उसके एक एक लम्हे को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, ज़ारा एंड डॉक्टर हिना। वक्त का पता ही नहीं चलता, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वक्त कम रह गया है, लेकिन क्या खूब डायलॉग था जी वो अमरीश पुरी साहब का, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि आप एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहे हैं, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। आज प्रोग्राम की शुरुआत भी हमने इसी बात पे की थी, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। एक नए दिन, एक नए हफ्ते की शुरुआत। अमूमन कहा जाता है कि ज़िंदगी क्या है, और इसके लिए आपको बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, बहुत सारे तरीक़ों से लोग ज़िंदगी को डिफ़ाइन करते हैं। कुछ कहते हैं जी आइसक्रीम की तरह है, कोई कहते हैं ट्रेजर हंट है, चॉकलेट बॉक्स है, आपको नहीं पता किस किस्म का दिन आपका होगा, कैसी सिचुएशन को आप फेस करेंगे। लेकिन यकीनन आप भी इस बात को मानते होंगे कि हमारी ज़िंदगी अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादों का एक मजमुआ है। और अक्सर हम जब दिन की शुरुआत करते हैं, और अगर आपकी और मेरी आदतें मिलती जुलती हैं, हम अपने सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं और सोशल मीडिया पे पॉप अप करती है जी आपकी यादें, यानी आपकी मेमोरीज़। तो आज मैंने सोचा कि आपसे अपनी एक ऐसी ही याद को, एक ऐसी ही मेमोरी को शेयर करूं, क्योंकि आज जैसे ही मैंने अपनी फेसबुक को खोला तो एक तस्वीर मेरे सामने आई। ये मैंने एक सेल्फ़ी ली थी, आपको दिखाती हूँ। ये सेल्फ़ी मैंने 11 फरवरी 2016 को ली थी, और इसमें जो मेरे साथ हैं वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुमा हैं। इनसे मेरी मुलाकात इसी सुबह हुई थी, यानी 11 फरवरी को हम दोनों एक काम के सिलसिले में, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं ये, हमारा एक असाइनमेंट था, हम पहुँचे दुबई। तो दुबई में सुबह सुबह जब हम लॉबी में मिले, इकट्ठे हुए, तो मेरी इनसे सलाम दुआ हुई। थोड़ी देर के बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। यानी ऐसा होता है ना कि जैसे आपका एक कनेक्शन किसी से हो जाता है, तो मी एंड हुमा वी कनेक्टेड लाइक दैट। और उसके बाद हमने वो पूरा दिन तकरीबन साथ ही गुजारा। हम जिस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए थे, उस हॉल में जब हम गए तो हमने कहा यार, मैंने सजेस्ट किया कि लेट्स टेक अ पिक्चर। तो मैंने जैसे ही ये सेलफोन निकाला, ये तस्वीर ली, थोड़ी देर के बाद ये तस्वीर मैंने अपलोड की। मेरा इनबॉक्स फ्लडेड था, बहुत सारे लोग मेरी जो फ्रेंड्स थे वो हुमा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। उनको हुमा इतनी जाज़िब नज़र, तो उन्होंने फ़ौरन मैसेज करना शुरू किया कि जी हमें भी हुमा से कनेक्ट करें, शी सो प्रिटी, शी सो ब्यूटीफुल। लेकिन जो याद मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि ये मेरी हुमा के साथ पहली सेल्फ़ी थी, और ये हुमा की अपनी आखिरी सेल्फ़ी थी। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल कि इसी ट्रिप के दौरान शी हैड फूड पॉइजनिंग, और फिर उसके बाद देखते ही देखते उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी। हमने वो पूरा दिन साथ गुजारा। शी वॉज़ हैविंग हेडेक्स और मैं उनके साथ साथ थी। शी वॉज़ इन दी अदर रूम। हमने डॉक्टर को बुलाया, एंड द ओनली थिंग शी हैड इन माइंड वॉज कि मुझे किसी तरह घर पहुँचना है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। Until date we did not know what she was going through। सिर्फ यही बात उनके जहन में थी। जब अपने रूम में गई तब भी हमने कहा, and the next day we all came back to Pakistan, and मेरे ख़्याल में हमारे पहुंचने के कोई 4 या 5 घंटे बाद ये ख़बर आई थी कि हुमा is not amongst us anymore। I have never seen somebody more vibrant in life। शी वॉज़ अ फ़ोटो जर्नलिस्ट। उनका ज़िंदगी को देखने का एक अपना तरीका था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए उस वक्त काम करती थी, और इनको खुसूसी तौर पे जहाँ पे हम नेचर की बात करें, इवेंट्स की बात करें, शी वॉज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन।
लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे जब मौके गुजरते हैं तो इंसान सोचता है इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर रहा होगा। और आज जब मैं पलट के अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हुमा का मेरी ज़िंदगी में आने का एक बहुत अहम मकसद था। हुमा से जितनी मेरी बातचीत हुई, जितनी देर हमने एक दूसरे के साथ गुजारा, हम यही बात करते रहे कि ज़िंदगी में ये करना है, प्लान्स बना रहे थे। पहली दफ़ा मिले थे तो अपने पुरानी यादें शेयर कर रहे थे, आने वाले दिनों के गोल्स को शेयर कर रहे थे। और मैं यही हुमा से कह रही थी कि हुमा देयर इज़ सो मच लुक फॉरवर्ड टू। इन्होंने, मुझे याद है उस वक्त अपनी बहनों के साथ एक ट्रिप प्लान किया हुआ था। 2 months लेटर शी वॉज गोइंग टू अमेरिका। और लाइफ चेंजेस, आई मीन इट इज़ ऑल अबाउट द हेयर एंड नाउ। तो जब भी मैं हुमा को याद करती हूँ मुझे इनकी खूबसूरत सी स्माइल हमेशा याद आती है। और ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट द हेयर एंड नाउ। जो गुजर गया वो आपका माजी है और हो सकता है आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करना चाहें, लेकिन आप पावरलेस हैं। और जो आने वाला वक्त है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन जो आपके पास है वो ये मोमेंट है। और उसको मुस्कुराते हुए, इसको भरपूर अंदाज में जिए और इसी नोट के साथ अगर अपना दिन और अपना हफ्ता शुरू करें तो आई थिंक दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू पीपल लाइक हुमा हु रियली सीज द मोमेंट, जिनको ज़िंदगी की खूबसूरती नज़र आती थी, जिनको लोगों के एहसासात, उनकी स्माइल्स, उनका दुख भी अगर है तो इनका कैमरा जब निकलता था लोग अपना दुख भूल के इनके लिए मुस्कुरा उठते थे। दैट शुड बी द इफेक्ट दैट यू हैव। दैट वाज हुमा's मैजिक एंड आई होप दैट you also bring that magic in your life. इसी नोट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे। We have a great lineup for you, but I wanted to remember my friend Huma, and I hope that you also start looking at people around you in the same way. एक छोटा सा ब्रेक and we'll be right back. एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। तो आज का हमारा पैगाम आपके लिए यही है, सीज द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। जो बीत गया उसको भूल जाइए, जो आने वाला है उसके लिए क्या फ़िक्र करनी। तो सिर्फ आज ही का वक्त है और आज के वक्त में अपना बेहतरीन दीजिए। आपकी रेस, आपकी कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने साथ है। सो इफ़ यू कैन बी अ बेटर पर्सन, हम अक्सर यही उम्मीद लगाते हैं ना दूसरे बेहतर हो जाएं, अपने आप को बेहतर कीजिए, दुनिया अपने आप रंगीन और खूबसूरत हो जाएगी। जनाब, आज हम बात करेंगे कि इसी रंगीनी और खूबसूरती के लिए हम अक्सर जस्तजू में रहते हैं, बहुत सारे सैलून्स में जाते हैं, ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन कभी कभार इनका पॉजिटिव इफेक्ट होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह लोगों की गफलत है व्हेन इट कम्स टू हाइजीन एंड कीपिंग थिंग्स क्लीन। देयर आर सो मेनी इन्फेक्शंस, जैसे हम कहते हैं ना जी, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि अगर सफाई का और बाकी चीज़ों का ख्याल इन सैलून्स में ना रखा जाए तो ये इन्फेक्शंस का कितना बड़ा गढ़ बन सकते हैं। अगली दफ़ा जब आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएं तो ज़रा एक नज़र दोबारा डालिएगा और इस नज़र से भी उस जगह को देखिएगा कि क्या वो टावल, क्या वो यूटेंसिल्स, क्या वो टब जिसमें आप अपने हाथ या पैर डुबो रहे हैं वो कितना साफ है या नहीं। एंड द सेम गोज आई थिंक फॉर वैक्सिंग। आई मीन आप जिस तरह अगर देखें, जिसको हम कहते हैं कि डबल डिपिंग नहीं होनी चाहिए, किसी और की स्किन से छुई हुई चीज़ अगर दोबारा उसी वैक्स में जाएगी तो बेशक वो वैक्स कितनी दफ़ा भी गर्म क्यों ना हो रही हो, उसमें बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया भी घूम रहे हैं। खैर, इस पर हम बात करना चाहेंगे क्या वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एंड वी हैव जस्ट द राइट पर्सन है विद अस। शी इज़ वर्किंग ऑन द अवेयरनेस, ख़ास तौर पे ये इन्हीं का सब्जेक्ट है। इसके अलावा देयर इज़ अ फाउंडेशन दे रन एंड वर्क वाइज भी जी इनका ताल्लुक है द ईसा लेबॉर्ट्रीज से, जो कि एक बहुत ही क्रेडिबल नाम है व्हेन इट कम्स टू ऑल योर लैब रिलेटेड थिंग्स, जहाँ पे आप टेस्ट करवा सकते हैं, इन्फेक्शंस का, बाकी चीज़ों का पता करा सकते हैं, ऑल द इन्वेस्टिगेशंस जो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह ईसा जैदी। अस्सलाम वालेकुम फराह। क्या हाल चाल है? I'm good, और आज एक नई बात आपके बारे में पता चली कि बचपन में आप गुनगुनाने का, गाने का शौक भी रखती थी। बिल्कुल, अभी तक चल रहा है वो, अभी तक चल रहा है। इसके बारे में एक पूरा शो है जी, वो हम हमसे करेंगे, लेकिन आज जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर फराह, हम कुछ दफ़ा सब्जियां धुल रही होती हैं, प्लेट हमें साफ चाहिए, अपने कप का ध्यान रखते हैं, ये सारे फिल्टर्स हमारे सैलून्स में जाके किधर गायब हो जाते हैं? बस अब मैं ये समझती हूँ कि अवेयरनेस, एक तो नंबर 1 अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और लोग जाते हैं तो एक्चुअली रियलाइज़ नहीं करते कि वहाँ पे क्या इन्फेक्शन लर्क कर रही हैं। अब जिस तरह
बंदा हॉस्पिटल जाता है तो ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो रही होंगी या मतलब इजीली यू कैन कैच। बट सैलून्स में क्योंकि आप रिलैक्स होने चाहते हैं तो शायद जहन उस तरफ जाता नहीं है। और स्पास होते हैं तो अक्सर वो रोशनी भी थोड़ी मध्यम होती है, म्यूजिक अच्छा चल रहा होता है, यू गाइस डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। एग्जैक्टली, आपका वो माइंडसेट ही नहीं होता, आपको ये एहसास ही नहीं होता कि अगर आप फॉर एग्जांपल हेयर कलर भी लगवा रही हैं या फेशियल कर रही हैं तो जो आप पे टॉवल रखा गया है क्या वो क्लीन है या नहीं, इज इट बीइंग रीयूज्ड। और अक्सर देखें आप, स्पेशली मैंने देखा है जो खवातीन अपना हेयर कलर लगवा रही होती हैं डॉक्टर फरा, तो एक टॉवल रखा जाता है जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर क्लोथ्स या द गाउन इज नॉट गेटिंग डर्टी, और जब हेयर वॉश हो जाता है देन दे ब्रिंग द फ्रेश टॉवल। बट दैट टॉवल आई हैव अ ह्यूज इशू विद, बिकॉज वो पता नहीं कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो किधर रखा हुआ था। आपके ख्याल में इसकी अवेयरनेस सैलून ओनर्स को है? मुझे लगता है क्योंकि मैंने भी ब्यूटी का कोर्स किया हुआ था, करा हुआ है, तो इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं पढ़ाया गया था। अच्छा। और द थिंग इज दैट इट शुड बी पार्ट ऑफ अ करिकुलम, क्योंकि ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ग्लोबल अवेयरनेस चीज़ों के बारे में होती जा रही है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव इसमें मुहिम चलानी चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट और क्लीनिंग ऑफ जैसे आपने कहा टॉवल और जो सप्लाईज हैं, जो लॉन्ड्री आइटम्स हैं, उसके बारे में सैलून्स में there should be awareness and somebody to go and check, जिस तरह के आजकल हेल्थ इंस्पेक्शंस होती है, इसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में आया भी है। 2-3 चीज़ें इसमें स्पेसिफिकली करना चाहूँगी। देखें डॉक्टर फरा, एज फार एज स्टरलाइजेशन इज़ कंसर्न, अब उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। एटलीस्ट जितने अच्छे सैलून्स में हम विजिट करते हैं वहाँ पे वो आपको एक नीला डब्बा कोने में नज़र आता है जिसमें से ब्लू लाइट होती है और बहुत सारा इक्विपमेंट उसमें रखा जाता है। मैं अगर इसको स्टेप वाइज ब्रेक करूँ, एंड यू आर द एक्सपर्ट इन दिस, क्या यूटेंसिल को पानी से धोकर या किसी भी एंटी बैक्टीरियल चीज़ से धोकर उसमें रख देना काफ़ी है? नहीं, इट्स नॉट, बिकॉज मोज़ी बीमारियां जैसे कि हेपेटाइटिस सी और बी जो इन यूटेंसिल से फैलते हैं वो ब्लू लाइट या वो वॉशिंग से नहीं जाते। दिस इज़ द डिलेमा। और डिलेमा ये है क्योंकि जब तक वो प्रॉपर टेम्परेचर, हीटेड टेम्परेचर, स्टेरिलाइजेशन का जो एक टेम्परेचर होता है उसमें नहीं बैठते वो यूटेंसिल्स, तब तक वो दे आर नॉट सेफ। अच्छा, अब अगर यूटेंसिल्स को दिन में एक दफ़ा स्टरलाइज किया जाए, जैसे जब इनका वर्किंग डे शुरू होता है तब कर लें। आमतौर पे अगर मैं सैलून्स की बेस्ट प्रैक्टिस की बात करूं तो वो ये करते हैं कि अगर 5 लड़कियां वहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही हैं तो हर एक को अपना किट दे दिया। अब वो लड़की अगर सुबह काम शुरू करने से पहले और शाम में काम ख़त्म करने के बाद 2 दफ़ा स्टरलाइज करती है, दैट्स स्टिल नॉट इनफ, बिकॉज बीच में आप 6-8 डिफरेंट क्लाइंट्स को ले रहे हैं। और व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम? मैं ये समझती हूँ अगर कोई अवेयर है और you really are knowledgeable about it, I think you should keep your own. ये बहुत important you should keep your own utensils, especially when you're doing manicure pedicure जिसमें क्लिप होते हैं और आपको पता है एक्सीडेंटली आपकी स्किन भी क्लिप हो जाती है, ब्लड भी, क्यूटिकल रिमूवर भी होता है उसके अंदर, आपका वो ब्रेजर भी है जिसकी वजह से आपका स्मूदन आउट आपने करना है। सो मेक श्योर द बेस्ट टिप वी कैन गिव यू इज कि आप अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर का किट खुद बनाएं, उसको इस्तेमाल करें। और इसमें भी बहुत सारी लड़कियां जो गलती करती हैं वो ये होता है कि जी ये ब्रश या ये किट सिर्फ मैंने इस्तेमाल करना है, तो उसको भी स्टरलाइज नहीं कर रही होती। आप बेशक आप ही के ऊपर वो इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन मेक इट अ प्रैक्टिस कि आपके ब्रशेस को, आपका मेकअप ब्रशेस को, आपके स्पंजेस को, इसके अलावा आपका जो मैनिक्योर पेडिक्योर का इक्विपमेंट है उसको आप खुद स्टरलाइज करें और क्लीन रखें। Absolutely. अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि वैक्सिंग, अ लॉट ऑफ वुमेन गो टू सैलून्स फॉर वैक्सिंग और हर जगह डबल डिपिंग हो रही होती है, यानी वही जो अप्लायंस है जिससे आपने लगाना है वो एक दफ़ा स्किन को छुआ, दोबारा उसी में गया, क्या कर सकते हैं हम? इसमें ये कि यू हैव टू बी वॉल्यूबल अबाउट योर कंसर्न। आपकी जो कंसर्न है आप उसको पहले ही बता दें कि भाई प्लीज़ मेरा स्पैटुला अलग होना चाहिए और ईच टाइम यू यूज़ इट मतलब इसमें, और आप पूछें भी, आपका राइट है, आप यू आर पेइंग फॉर दीज सर्विसेज, तो आप पूछें कि भाई ये क्योंकि अक्सर आपको पता है वो वैक्स का जो पॉट होता है उसके अंदर वो स्पैटुला पहले से ही पड़ा हुआ होता है। As we've all noticed. Exactly, we've all noticed. और वो पूरी बॉडी की वैक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत किसी ने अगर थोड़ी बेहतरी कर ली तो फेस वैक्स लोगों ने अलग कर दी है, लेकिन वो हर एक की बॉडी पे लग रहा है, तो I don't even want to go there. सिद्रा, इससे सबसे डेंजरस ये है कि जो
जिस्मानी जो बीमारियां हैं ना वो एक दूसरे से लग जाती हैं, ऑल्दो यू आर नॉट गोइंग दैट रूट, बट जो क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स में अगर वो यूज़ हो रहा है तो फिर इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि वो डबल डिपिंग हो या आपका स्पैटुला किसी और पे यूज़ हो, तो आप किसी और का स्पैटुला अनएथिकल है और आप एक्सपोज करें। अब जिस तरह हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं और फिर उनको ये क्वेरी आती है अगर इन्फेक्शन निकल आए, अब बंदा सोच रहा है आई कहाँ से, एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट रियली यू नो यू आर गोइंग टू हैव दिस वैक्स, आप हर महीने वैक्स करा रहे हैं, जिस तरह से भी आपका स्केड्यूल है जो भी, तो वहाँ से भी आपको लग सकती है आपका जहन उसमें नहीं जाता। सिमिलरली जो ये स्टेरिलाइजेशन और ये जो इक्विपमेंट की बात हुई, डायबिटीज़ लोगों को होता है, ये डायबिटिक लोग जो है वो पेडिक्योर वगैरह कराते हैं। अब इन लोगों को इन्फेक्शंस के बहुत हाई चांसेस होते हैं, पूरे फुट में गैंग्रीन हो जाता है, पाँव कटवाना पड़ता है। तो अगर स्टेरिलाइजेशन नहीं होगी और प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं यूज़ होंगी इन चीज़ों में, तो बंदा यू नो पर्सन कैन गेट रियली रियली सिक। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। आपको अपनी सेहत का और इन चीज़ों के बारे में अवेयर भी होना है, ख्याल भी रखना है। अच्छा डॉक्टर फरा, एक और, अब आई वांट टू चेंज द सब्जेक्ट टू द अदर साइड। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो हमारे यहाँ जो जूनियर स्टाफ कहलाता है एट अ सैलून, जो आपके मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहा है, या फिर आपकी जो बहुत सारी किस्म की स्ट्रेटनिंग केमिकल रिलेटेड हेयर ट्रीटमेंट्स होती है, दे आर सो एक्सपोज। चले हम तो जाके अपना काम करवा के वहाँ से आ जाते हैं, वो दिन रात एवरी डे ऑफ द वीक दे आर देयर एक्सपोज टू दोज फ्यूम्स। और फिर कुछ लोगों ने अब ख्याल करने के बाद उनको, जैसे आप मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, यू रबिंग योर फेस, तो आपके फ्लेक्स ऑफ द स्किन उड़ रहे होते हैं, और वो बेचारों के इट्स इन देयर फेस, दे ब्रीदिंग इट इन, और उन्होंने चले अब वो मास्क लगा लिए। इज पुटिंग ऑन अ मास्क इनफ? अगेन माय क्वेश्चन। पुटिंग ऑन अ मास्क should be okay in that regard, but at least you know you are covering your face to the you know whatever is floating around in the लेकिन air. chemical fumes होते हैं, chemical fumes you know it is not possible for them to avoid just by wearing a mask, और इसकी वजह से बहुत एज़मा और एलर्जी इन्फेक्शंस। अक्सर जब मैं सैलून जाती हूँ तो जो लड़कियाँ हैं जहाँ रेगुलरली मैं विज़िट करती हूँ, तो लड़कियाँ मुझे कहती हैं डॉक्टर फरा ये हो गया, डॉक्टर फरा मेरी स्किन में ये हो गया, डॉक्टर फरा, और ये अभी अगर सुन रही होंगी उनको पता है कि यू नो आई एम मसला ये है डॉक्टर ऑन कॉल। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि एक चीज़ ये भी है ना यहाँ पे डॉक्टर फरा, बिकॉज वक्त मेरे पास कम है, कि इन चीज़ों को हम जानते हुए देखते हुए भी अनदेखा करते हैं, और अगर हम इनके बारे में ज़्यादा फिनिकी हो जाएं तो लोग कहते हैं भाई आप तो पैरानॉइड हो गए। लेकिन आपकी खुद की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी भी होनी चाहिए, लेकिन बीइंग अ लिटिल माइंडफुल इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ जस्ट एज कि आप कोई और डेंजरस बिहेवियर जिसमें इंडल्ज करें, ये भी उतना ही है, आपको थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा। और अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो द सैलून ओनर्स, the service providers are never going to pick up on this. Thank you so much Dr. Farah for being here and you know and shedding light on this. और वो जो आपकी गुलकारी वाली बात है ना, वो मैंने अभी सेव करके रखी है, उसके लिए मैं पूरा शो प्लान करने लगी हूँ। आप बहुत जल्द डॉक्टर फरा को एक अलग अंदाज में, इन्होंने भी कहा ना डॉक्टर ऑन कॉल, इसके अलावा भी आपको इनका एक और रूप दिखाएंगे और कुछ अच्छी सी मीठी सी यादों में भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरा फॉर बीइंग हियर। अब बढ़ते जी एक ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आएंगे एक्शन का रिएक्शन एंड मिलो पाकिस्तान से। सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द टॉप स्टोरीज। जिस तरह के हम कहते हैं कि वक्त बड़ी तब्दीलियां लेके आता है, अगर हम इस खित्ते की तरफ भी देखें और खुसूसन सदर अशरफ गनी के बयानात की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। ये आप जानेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरीज में। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। क्लियर कर ही देना चाहिए बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तानीज डू सो वेल इन दिस गेम, लेकिन दैट्स अ न्यूज़ फॉर लेटर। अब जरा एक नज़र मुल्की सियासत पर भी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक दफ़ा फिर अपोजिशन जमात के साथ हुकूमत वक्त की थोड़ी अनबन चल रही है, और वो खुसूसन है GPAC की चेयरमैनशिप के हवाले से, जिसमें फवाद चौधरी साहब का भी बयान आया, फिर हमने देखा कि शेख रशीद साहब का भी बयान आया कि शहबाज शरीफ साहब को इससे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये वो सवाल है जो आज हम रखेंगे एक्शन का रिएक्शन में, और इसके लिए आज सुबह हमारे साथ मौजूद है राना मुबशर साहब, जर्नलिस्ट हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं एट द आज न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। ये जो हालात
बिगड़ते चले जा रहे हैं। बार बार शहबाज शरीफ साहब से PSC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा है और दूसरी तरफ से सख्त रद्द अमल PMLN की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि अगर ये ओहदा उनसे लिया गया तो हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। आप आने वाले दिनों में सियासत का ये रुख किस तरह बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए सिद्रा, एक चीज़ ज़रा जहन में रख लीजिए कि स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं और मेरे ख्याल में नाला भी हैं थोड़े से, और शेख रशीद साहब से स्पीकर साहब कह चुके हैं कि जी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है शेख रशीद साहब की, वो क्यों इतना शोर यहाँ पे मचाते रहते हैं, क्यों इतने इश्यूज खड़े करते रहते हैं। बट देन अगेन, अगर शहबाज शरीफ साहब को हटाना ही है तो उन्हें बनाया क्यों? तो उसी वक्त वहाँ पे जिस तरह वैसे सींग फंसा के बैठी हुई थी हुकूमत और अपोजिशन, तो उसी तरह रहने देते सिचुएशन को। उनको बनाने से, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को बनाने से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कोई फ़र्क पड़ा है? कमेटियां बन गई हैं, ऑपरेटिव हो गई हैं। देखें, अभी तक कोई चीज़ें ऐसा ऑपरेटिव नहीं है। सो जो मकसद था शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बनाने का, वो मकासद जो है 100% अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, अभी ये 100% अचीव नहीं हुए। सो अगर अब हटाना है शहबाज शरीफ साहब को तो फिर एक नई सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। मेरे ख्याल में कोई दरमियानी हल निकालना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में एक मसला खड़ा हो जाएगा। मसला ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक जगह, चेयरमैनशिप एक जगह, लेकिन कुछ कवानीन ऐसे हैं, उन कवानीन को बनाने के लिए अगर हुकूमत नहीं बैठेगी ऑपोजिशन के साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इसको एज एन इशू सिर्फ लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते कि चेयरमैनशिप किसके पास होगी। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फ़ाल है या नहीं, जो काम उसके ज़िम्मे हैं वो किए जा रहे हैं नहीं या नहीं। और अगर तनकीद की जा रही है शहबाज शरीफ साहब पे, तो क्या इसकी एक वजह लोग कह रहे हैं कि मॉरल हाई ग्राउंडिंग की बात की जा रही है कि जी आप पे केसेस चल रहे हैं। तो ये केसेस तो उस वक्त भी चल रहे थे जब ये मुआहदा हुआ था, ये इस बात पे कंसेंसस हुआ था कि ये चेयरमैनशिप उनको दी जाएगी। राना साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि NRO का मामला एक दफा फिर सरगर्म हो गया है। तमाम सियासी बयानों में हम उसका बार बार जिक्र सुन रहे हैं कि जी किसी को NRO नहीं मिलेगा। ये कौन मांग रहा है NRO, और आप इसको एक दफा फिर हमारी हेडलाइंस की और बयानात की जीनत बनता हुआ क्यों देख रहे हैं? देखिए, NRO देना किसने है? अगर कोई कह रहा है जनाब कि NRO हुकूमत से मांगा जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल हुकूमत से NRO नहीं मांगा जा सकता। NRO जो है वो एक NRO के लिए दिया गया अगर, तो हुकूमत के लिए एक सिचुएशन बन जाएगी। कोई भी अगर NRO देगा या कोई रिलीफ देगा तो एक सिचुएशन बन जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे हुकूमत जो है वो एक नारा लगा के आई थी अकाउंटेबिलिटी का, और लोग ये चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का एंड रिजल्ट निकले। ये नहीं कि 30 दिन के लिए नैब ने रख लिया अंदर और उसके बाद जनाब आप उनको छोड़ दें, या अदालतों में जब केसेस जाए तो वहाँ पे प्रूफ ना हो और 6 महीने साल के बाद जिस पे भी इल्जामात लगे हैं दे वॉक आउट फ्री, स्माइलिंग एंड लाफिंग। वो लोगों को नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं एंड रिजल्ट निकले और जिसका भी एहतसाब हो रहा है उसका एहतसाब हो, और उसको जनाब आखिरी दम तक उसका एहतसाब होता रहे, और उसको जनाब जो बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमारे साथ मौजूद होने का। आपने बिल्कुल सही कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि ये केसेस लंबे ना हो, इन पे तारीख ना हो, बल्कि इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों का जो एतमाद है एहतसाब के प्रोसेस पे वो दोबारा से बहाल हो, मुस्तहकम हो। इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी विल हैव मिलो पाकिस्तान से, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह कि मैंने आपसे कहा कि स्क्रैबल को जी हमारा नेशनल गेम बना देना चाहिए। हम बार बार अपने बच्चों पर स्ट्रेस करते हैं कि वो एकेडमिक एक्सेलेंस लेके आएँ, तो आई थिंक यही वजह है कि स्क्रैबल पाकिस्तान में बहुत मकबूल है एंड आवर किड्स आर डूइंग फैंटास्टिक। आज हमारे साथ जी मौजूद जो हमारे यंग स्क्रैबल चैम्पियनशिप के विनर्स होंगे उनका मैं आपको बताती चलूँ कि अंडर 12 ही इज़ ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, लेकिन 12 साल की उम्र में ही उन्होंने माशाल्लाह कामयाबी के और मुल्क का नाम
नाम रोशन करने के पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं। सबसे पहले आपको बताएं जी, 2016 में इन्होंने फ्रांस में चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया। ही वॉन द टाइटल ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर इन द टॉप 25 ओवर देयर। फिर उसके बाद इसी तरह अंडर 12 चैम्पियनशिप 2017 में इंग्लैंड में पार्टिसिपेट किया, जहाँ इनकी 5th पोजीशन आई। अब ये 2018 में अंडर 14 के लिए भी गए थे टू इंग्लैंड एंड देयर ही वॉन द 4th पोजीशन, और अभी वापस आए हैं ये दुबई से। दुबई में ही वॉन द 1st पोजीशन। सो अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग ग्रेट थिंग्स फॉर पाकिस्तान। वी हैव विद अस इमाद अली। अस्सलाम वालेकुम इमाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है तुम्हारे? ठीक, आप सुनाएं। अब मुझे ये बताओ कि जहन में बस हर वक्त स्क्रैबल ही चलती है या और भी तुम्हारी हॉबीज एंड पैशंस हैं? नहीं, स्क्रैबल तो चलते रहता है, वैसे पढ़ाई तो है और पढ़ाई भी चलते रहती है, लेकिन हॉबीज़ में ही ज़्यादातर फुटबॉल के हैं और रीडिंग भी है। अच्छा, तुम्हें सबसे पहले याद है कि किसने तुम्हें स्क्रैबल में इंटरेस्ट दिलाया? किसी बर्थडे पे किसी ने क्या स्क्रैबल बोर्ड गिफ्ट किया था? कैसे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ? मैं 6 साल का था जब अब्बू ने वो अलमारी से निकाला स्क्रैबल का बोर्ड। उन्हें रूल सिखाए, उसी वक्त मुझे शौक चढ़ गया कि अच्छा गेम है, मेरी एबिलिटीज का है। वैसे मुझे इंग्लिश में बहुत शौक था, इसलिए तो अब्बू के साथ ही खेलते थे पहले? ज़्यादा अब्बू ही जीतते थे। अब्बू से? अच्छा, और कितने बहन भाई हो? मेरा एक भाई है। एक भाई। वो खेलता है तुम्हारे साथ स्क्रैबल? कभी कभार खेलते हो, कभी कभार, लेकिन ज्यादा अब्बू के साथ इंटरेस्ट डेवलप होता है। जी। अच्छा, ये वही वाली अलमारी है ना? मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि पाकिस्तान में जब बच्चों की बर्थडे होती है तो बहुत सारे उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, और अम्मियाँ उसमें से राशन करके ना सिर्फ आपको 2-3 खिलौने दे देती हैं, बाकी उस अलमारी में रख देती हैं और कहती हैं जब छुट्टियाँ होंगी ना तब निकालेंगे। वही छुट्टियों वाली अलमारी होगी ना, जिसके अंदर और बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे थे। ये ना किया करें, बड़ा जुल्म होता है बच्चों के साथ। मुझे ये बताओ कि जब तुमने ये पार्टिसिपेट करना शुरू किया, एंड ऑब्वियसली बिकॉज यू आर सो यंग, तो कौन साथ में ट्रैवल करता है तुम्हारे? अम्मी या अब्बू या कोई मेंटोर, टीचर कोई? ये हमारे साथ ट्रैवल टीचर ही होते हैं। हमारे पीएसए के कह लें प्रेसिडेंट हैं तारिक परवेज, वो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, और हमारे यूथ एसोसिएशन भी है पीएसए, उसमें मुझे ट्रेन किया था, वो भी लेके जाते हैं हमें। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में इतने सारे बच्चे, अब जब इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं स्क्रैबल की, तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल्स एंड चैम्पियनशिप्स जीत के आते हैं। तुम्हें इसकी क्या वजह लगती है? व्हाई आर वी एज पाकिस्तानी सो गुड एट स्क्रैबल? हमारा मेन रीज़न सक्सेस का ये है कि हमारा प्रमोट बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ओके। ये हमारी इंटर स्कूल चैम्पियनशिप्स होती हैं, और हमारा ये भी एजाज़ है कि सबसे बड़ी इंटर स्कूल चैम्पियनशिप हमारे पाकिस्तान में हुई थी। ब्रिलियंट। हमारे यहाँ कितने स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें इमाद, अगर तुम अंदाजे से बताओ तो? अंदाज़ा 30-40 ऐसी 30-40 होते हैं। सोचें 30-40 स्कूल्स में से जो बेस्ट होते हैं वो बच्चे आते हैं, और फिर इंटरेस्ट भी होता है। ये दोबारा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि जिन स्पोर्ट्स को आपके पास एसोसिएशंस होती हैं, जिस पे आपका स्कूल का, पेरेंट्स का, सबका फोकस होता है, उसमें यकीनन हम टैलेंट को बाहर लेके आ सकते हैं। अच्छा, हमारी टीम्स जब बाहर जाती हैं इमाद, तो एक होता है ना रिवायती तौर पर हम कहते हैं हमारे रिवायती हरीफ इंडिया, लेकिन तुम्हारे ख्याल में जब हम चैंपियनशिप में जाते हैं तो किससे सबसे ज्यादा राइवलरी होती है? कौन सी कंट्री से? सबसे ज़्यादा हमारी श्रीलंका से होती है। श्रीलंका की बहुत अच्छी टीम होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जी। अच्छा, और इंडिया कहाँ रैंक करता है? मैं पूछूं, बहुत इंडिया पीछे आगे? नहीं, पाकिस्तान तो बेहतर है, वो तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। और इंडिया भी अच्छी टीम है, कि इतनी खास नहीं है। अच्छा, और इस रीजन से अगर हम निकल के जाएं, क्योंकि अक्सर देखो स्क्रैबल ऑब्वियसली आप इंग्लिश में खेल रहे होते हैं, तो इंग्लिश जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, लाइक मे बी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उनके साथ कम्पीट करते हुए ज़्यादा टेंशन होती है कभी? टेंशन तो नहीं होती है, हमें पता है हम बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी की है, प्रमोट भी करे, और हमारे इनकरेज भी तो बहुत करते हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं। लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है? उनकी भी अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे स्क्रैबल के वर्ड्स ही ऐसे होते हैं, ऑब्स्क्योर होते हैं ना। ओके। इसलिए हम जो याद करते हैं वो भी पता होता है, लेकिन उनकी अच्छी होती है, इसलिए उनका भी एक एज होता है। उनका एक एज होता है। और ये देखें कि मैं ये बात हमेशा लोगों को बताती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन अ डिबेटर। जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें, आपको ये जानकर हैरत होगी, हम अक्सर इस बात को स्ट्रेस नहीं करते कि इन द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जहाँ पे अंग्रेज़ी पहली ज़बान नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, उसमें पाकिस्तानियों का एक्सेंट, हमारी वोकैबलरी, हमारा यूजेज ऑफ द लैंग्वेज बेस्ट है। और इस बात पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। हम आपके लिए एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम ये भी करेंगे, भाई लोग अक्सर कहते हैं कि कामयाबी अगर आपने हासिल करनी है तो आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। कभी तुम्हें किसी ने कहा कि बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और कुछ हो ना हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। है ना? तो
इंटरेस्ट तो किसी लैंग्वेज से नहीं है, किसी में भी नहीं है। अगर तुमसे मैं कहूँ कि अच्छा तुम्हें इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, शायद कोई रीजनल लैंग्वेज भी आती होगी, कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखो, तो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहोगे? मैं ज़्यादातर फ्रेंच सीखना। फ्रेंच, एक तो मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंच की सीखने की एक वजह ये भी कि सारे अमीर मुल्कों में फ्रेंच बोली जाती है। स्पेनिश कोई नहीं सीखना चाहता क्योंकि वो हमारे जैसे गरीब मुल्कों में बोली जाती है। अरबी नहीं सीखनी तुम्हें, टर्किश नहीं सीखनी, कोई और इंटरेस्ट नहीं? इतना इंटरेस्ट तो नहीं है मुझे बिल्कुल। अच्छा, अम्मी अब्बू दोनों में से किससे ज़्यादा क्लोज हो? इक्वली है, तो ऐसी क्लास तो नहीं है। बड़ा तुम सियासत में जाना है, तुमने बड़े सियासी बयान दे रहे हो, सभी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। पैसे जब मैंने देखा तुमने कैश प्राइज जीता था एक चैंपियनशिप में, तो वो पैसे किसको दिए? पैसे तो अम्मी ने ले लिए। जिसने भी लिए, अब्बू ने लिए, अम्मी ने लिए। अम्मी अब्बू ने ले लिए। तुम्हें उसमें से कुछ मिला? याद भी है कितने थे, या उसमें से कुछ दिलाया तुम्हें? मैं ऐसी कुछ लेता तो नहीं, चीज़ें जो लेनी होती है वो खुद ही ले लेता हूँ। ज़बरदस्त। ये वैसे ये फॉर्मूला भी बच्चों का अच्छा है कि आप उनको पॉकेट मनी ना दें, जो चाहिए वो फिर आपसे लेते रहते हैं। बट इमाद, थैंक यू वेरी मच। ये तो लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हेयर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह आप चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते रहें, आपका जो पैशन है उसको आगे लेके चलें और अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबी दे। ठीक है जी। आज यह हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले आपको एक अचीवर से मुलाकात कराई, लेकिन हम में से कई लोगों के दिलों में एक खौफ होता है, और हम चाहे ज़िंदगी में कितनी कामयाबियां समेट लें, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा होता है, लैक कर रहा होता है। ये होती है जी एहसास कमतरी। ये हमारा आज का सब्जेक्ट है, इस पर बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं एक हेडलाइन ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। सो स्टे विद अस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन टुडे।